अक्सर ना जब हम किसी बीमारी या किसी मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट सी तस्वीर उभरती है। एकदम साफ तस्वीर। बिल्कुल, मतलब जैसे इंजीनियरिंग का कोई काम हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई, वो अस्पताल गया, वहां एक्सरे हुआ और उस काली फिल्म पर ना एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद लकीर दिख जाती है। हाँ, और डॉक्टर बस उस पर उंगली रखकर कह देता है कि देखिए समस्या यहाँ है, यह हड्डी यहाँ से टूटी है। हाँ, और ये स्थिति ना बहुत ही बाइनरी होती है, मतलब या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। सही बात है, इसमें कोई बीच का रास्ता या वो जो धुंधलापन होता है ना, वो नहीं होता। इंसान को चीजें जब इस तरह बिल्कुल सामने दिखाई देती हैं तो उन्हें समझना बहुत आसान लगता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत सुकून भी देता है। लेकिन जब हम अदालत, मुकदमों और इन कानूनी दांव पेच की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, वहां सब कुछ बहुत धुंधला हो जाता है। हाँ, हम एक ऐसे परिदृश्य में आ जाते हैं जो बहुत ही जटिल है, उलझा हुआ है। मतलब एक आम धारणा ये है कि कानूनी लड़ाई केवल कोर्टरूम के अंदर लड़ी जाती है, वो कटघरे में खड़े होके, वो ड्रामेटिक तरीके से जज के सामने बहस करके, जो हम फिल्मों में देखते हैं। वही तो, फिल्मों ने हमारे दिमाग में ये छवि इतनी गहरी बिठा दी है कि हम इसके पीछे की जो असल मशीनरी है ना, उसे देख ही नहीं पाते। देखिए, फिल्मों वाली वो छवि कानूनी दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई तो यह है कि जब कोई मामला उस अदालत के कमरे तक पहुंचता है, तब तक आधी से ज्यादा लड़ाई लड़ी जा चुकी होती है। कागजों पर। बिल्कुल, वो लड़ाई कागजों पर होती है। एक वकील का असली काम कोर्ट में अचानक से कोई नया सबूत पेश करना नहीं है, जैसे फिल्मों में होता है कि अचानक कोई गवाह आ गया। हाँ, तारीख पे तारीख वाला ड्रामा। हाँ, बल्कि असली काम उस धुंधलेपन को, उस इंसानी उलझन को एक एक्सरे जैसी स्पष्टता देना है, ताकि अदालत उसे समझ सके। और यही वो दुविधा है जिसे आज हम इस डीप डाइव में डीकोड करने वाले हैं। हमारे पास ना मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विधिक मंच से एक बहुत ही गहरी और व्यावहारिक चर्चा के नोट्स हैं। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और अमन अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी ने फाउंडेशंस ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग एंड ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्रैटेजी यानी कानूनी ड्राफ्टिंग और अधिकार क्षेत्र की रणनीति पर जो बात की है, वो बहुत दिलचस्प है। वो पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि एक मजबूत कानूनी मामले की नींव असल में रखी कैसे जाती है। एकदम सही। और आज हमारा मिशन यही है कि हम इस प्रक्रिया को डीकोड करें। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है जहां कच्चे बिखरे हुए तथ्यों को एक विजयी कानूनी दस्तावेज में बदला जाता है। तो अगर हम शुरुआत से देखें तो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है उस कच्चे माल से जो एक मुवक्किल अपने वकील के पास लेकर आता है। मतलब वो सारे पेपर्स और कहानियां। हाँ, मुवक्किल के पास अक्सर सालों का गुस्सा होता है, सैकड़ों ईमेल होते हैं, व्हाट्सएप चैट और बहुत सारी कहानियां होती हैं। लेकिन मनीष शुक्ला जी और अमन बाजपेयी जी की चर्चा से जो सबसे पहली और बड़ी बात निकल कर आती है, वो ये है कि सिर्फ तथ्यों और सबूतों का एक पहाड़ इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल, कागज आ जाने का मतलब ये नहीं है कि सीधे अदालत जाकर लिखना या बोलना शुरू कर दिया जाए। सबसे पहले ये तय करना होता है कि असल में लड़ाई है क्या। ओके। और इसे कानूनी भाषा में कॉज ऑफ एक्शन यानी वाद का कारण कहा जाता है। कॉज ऑफ एक्शन, ये सुनने में तो एक भारी भरकम कानूनी शब्द लगता है, लेकिन अगर मैं सोचूं तो इसे एक एनालॉजी के रूप में देख सकते हैं। ये किसी भी इमारत की नींव की तरह है ना? बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। हाँ, मतलब अगर नींव ही कमजोर है या अस्पष्ट है तो उस पे चाहे जितनी भी शानदार इमारत खड़ी कर दी जाए, उसका गिरना तो तय है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, असल में ये कॉज ऑफ एक्शन ढूंढा कैसे जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति परेशानी में होता है तो उसे तो अपनी हर छोटी बड़ी बात एक मुद्दा लगती है। उसे लगता है मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो व्यापारिक भागीदारों के बीच 5 साल से तनाव चल रहा है। उन 5 सालों में उन्होंने एक दूसरे को सैकड़ों नाराज करने वाले ईमेल लिखे हैं, मीटिंग्स में बहुत बहस हुई है और एक दूसरे पर कई आरोप लगाए हैं। आम बात है बिजनेस में ऐसा होना। हाँ, अब जब मामला वकील के पास पहुंचता है तो मुवक्किल क्या चाहता है? वो चाहता है कि जज को वो पूरी 5 साल की कहानी सुनाई जाए कि उसने मेरे साथ तब ये किया, फिर ये किया। बिल्कुल, लेकिन एक सक्षम अधिवक्ता उस 5 साल के शोर में से उस एक विशिष्ट दिन को खोजता है, उस एक विशिष्ट ईमेल या घटना को निकालता है जहां किसी कॉन्ट्रैक्ट को आधिकारिक रूप से तोड़ा गया। अच्छा, मतलब वो मेन पॉइंट। या जहां पैसे देने से साफ इनकार किया गया, वो जो एक
ट्रिगर पॉइंट है ना, वही विवाद का कारण है। जब तक वो ट्रिगर पॉइंट स्पष्ट रूप से कागज पर नहीं लिखा जाएगा, पूरा मुकदमा हवा में झूलता रहेगा। अरे वाह! अदालत ये नहीं सुनेगी कि ये इंसान पिछले 5 साल से बुरा व्यवहार कर रहा है। अदालत सीधे ये पूछेगी कि वो कौन सा एक पल था जिसने आपको आज मेरे दरवाजे पर आने के लिए मजबूर किया। तो इसका मतलब है कि वकील एक तरह से एक फिल्टर का काम करता है, जो भावनाओं और शोर को हटाकर सिर्फ उस एक चिंगारी को ढूंढता है जिसने आग लगाई। बिल्कुल, वही असली काम है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वो कॉज ऑफ एक्शन या वो नींव हमें मिल गई है। इसके बाद ये स्रोत बात करता है जुरिस्डिक्शन की, यानी अधिकार क्षेत्र की। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम अपनी इमारत वाली एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो जुरिस्डिक्शन शायद उस इमारत का पता है। सही कहा, है ना? अगर कोई दुनिया की सबसे मजबूत इमारत बना रहा है, लेकिन किसी और की जमीन पर या गलत शहर में बना रहा है, तो वो इमारत अवैध ही मानी जाएगी। ये तुलना ये समझने के लिए बेहतरीन है कि अधिकार क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, न्यायपालिका में ना जुरिस्डिक्शन का नियम बेहद सख्त होता है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ ये तय नहीं करता कि मामला किस शहर में सुना जाएगा जी, बल्कि ये भी तय करता है कि किस स्तर की अदालत उसे सुनेगी। मतलब सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट, ऐसा कुछ? बिल्कुल। क्या वो मामला सिविल कोर्ट में जाएगा या कंज्यूमर फोरम में या सीधे हाई कोर्ट में? स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि गलत अधिकार क्षेत्र में दायर किया गया मुकदमा प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज यानी डिसमिस हो सकता है। ओह, यहाँ मुझे थोड़ा अचरज होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का केस बहुत मजबूत है, उसके पास सारे पुख्ता सबूत हैं कि उसके साथ भारी अन्याय हुआ है, तो क्या सच में एक तकनीकी गलती इतनी भारी पड़ सकती है? जी, बिल्कुल पड़ सकती है। मेरा मतलब है, अगर किसी ने गलती से अपना मजबूत केस गलत अदालत में दाखिल कर दिया, तो क्या अदालतें केवल प्रक्रिया के आधार पर वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज कर देंगी और उस केस को पहले ही दिन बाहर का रास्ता दिखा देंगी? ये तो बहुत ही निर्मम लगता है। देखिए, ये निर्मम लग सकता है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसके पीछे के तंत्र को समझे ना, तो ये पूरी न्याय व्यवस्था को बचाए रखने का एक तरीका है। कैसे? न्याय प्रणाली में प्रक्रिया कोई बाधा नहीं है, बल्कि वो सड़क है जिस पर चलकर न्याय अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हमारे देश में अदालतें पहले से ही लाखों लंबित मामलों के बोझ तले दबी हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे में अधिकार क्षेत्र का नियम ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम कोलैप्स न हो जाए। मतलब ये एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोल है। एक हद तक, हाँ। इसे इस तरह सोचिए, मान लीजिए किसी का विवाद करोड़ों रुपए की कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का है। ठीक है, तो वो अदालत क्या करेगी? वही बात है ना, उस छोटी अदालत के पास ना तो उस तरह के कॉर्पोरेट कानून को समझने का ढांचा है और ना ही उतने बड़े फैसले लागू करवाने का अधिकार। समझ रही हूँ। भले ही उस व्यक्ति के पास दुनिया के सबसे पक्के सबूत हों, वो अदालत कानूनी रूप से उसके मामले में कुछ कर ही नहीं सकती। तो उनके हाथ बंधे हुए हैं एक तरह से। बिल्कुल। इसलिए गलत अदालत का मामले को खारिज करना अन्याय नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति को ये बताने का तरीका है कि देखिए, ये दरवाजा आपके लिए नहीं है, सही दरवाजे पर जाइए ताकि आपको असल न्याय मिल सके। ये एक बहुत ही अहम नजरिया है। तो सही दरवाजा ढूंढना यानी जुरिस्डिक्शन तय करना मामले को सही दिशा देने का पहला कदम हो गया। जी। तो अब हमारे पास नींव है, कॉज ऑफ एक्शन और सही पता यानी जुरिस्डिक्शन भी है। हमने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। बिल्कुल। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद क्या? मतलब जब कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो जज उसे तो नहीं जानता ना, उसकी कहानी नहीं जानता। यहाँ से शुरू होती है असली रणनीति, हथियार चुनना और जज के सामने अपनी कहानी बयां करना कागजों के जरिए। और यहीं पर ड्राफ्टिंग की वास्तविक कला सामने आती है। जब अदालत तय हो जाती है तो वकील को यह तय करना होता है कि किस विशिष्ट अधिनियम या धारा के तहत राहत मांगी जाए। मतलब कौन सा कानून लगेगा? हाँ, कानून की कौन सी किताब का कौन सा पन्ना इस मामले पर लागू होता है, क्योंकि एक ही घटना के कई कानूनी पहलू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे धोखाधड़ी भी हो सकती है या कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन भी हो सकता है। एक वकील को यह चुनना होता है कि कौन सा कानूनी प्रावधान मामले को सबसे ज्यादा ताकत देगा। और अंत इसके बाद शुरू होती है उस कहानी को कागज पर उतारने की प्रक्रिया, जिसे स्रोत में बहुत बारीकी से समझाया गया है। हाँ, मैंने स्रोत में देखा कि एक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, कालक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत जरूरी है ये। बताया गया है कि ड्राफ्ट में घटनाओं को उसी क्रम में लिखा जाना चाहिए जिस क्रम में वे घटी हैं। जो पहले हुआ वो पहले लिखा जाए, जो बाद में हुआ वो बाद में। ये सुनने में तो बहुत ही बुनियादी और आसान लगता है। ये सुनने में आसान जरूर है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना बहुत मुश्किल होता है। सच में? क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग ना क्रोनोलॉजिकल तरीके से काम नहीं करता, खासकर तब जब इंसान किसी आघात या धोखे से गुजर रहा हो। हाँ, भावनाएं हावी होती हैं तब। जब कोई पीड़ित अपनी कहानी सुनाता है
तो वो सबसे पहले उस घटना का जिक्र करता है जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया है, भले ही वो घटना कहानी के बिल्कुल अंत में घटी हो। अच्छा, मतलब वो एंडिंग पहले बता देगा। हाँ, मुवक्किल कहेगा उसने मुझे कल नौकरी से निकाल दिया, और हाँ 3 साल पहले उसने मेरा प्रमोशन भी रोका था। लोग ऐसी ही बात करते हैं। लेकिन एक ड्राफ्ट इस तरह नहीं लिखा जा सकता। तो वकील को इस बिखरी हुई याददाश्त को एक टाइमलाइन में पिरोना होता है। जैसे साल 2021 नौकरी शुरू की, साल 2023 प्रमोशन रोका गया, साल 2024 नौकरी से निकाला गया। सटीक, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जज उस व्यक्ति की जिंदगी को नहीं जी रहा ना। जज के सामने वो व्यक्ति केवल कागजों का एक पुलिंदा है। सही बात है। अगर कहानी बार बार समय में आगे पीछे कूदेगी तो जज कहानी का सिरा खो देगा। स्पष्टता ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन स्रोत इसके आगे एक और बहुत ही गहरी और शायद कुछ लोगों को चुभने वाली बात कहता है। चुभने वाली बात क्या? वो ये कि ड्राफ्ट में अनावश्यक विस्तार या भावनात्मक बातों से पूरी तरह बचना चाहिए। केवल वही तथ्य लिखे जाने चाहिए जो कानूनी रूप से महत्वपूर्ण हो। रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा पुशबैक देना होगा। हाँ, बताइए। क्योंकि एक आम इंसान के नजरिए से ना ये बात बहुत अटपटी लगती है। देखिए, जब लोग अदालत जाते हैं तो वो कोई रोबोट या मशीन तो नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। वे आहत होते हैं, उन्हें धोखा मिला होता है, उनके साथ अन्याय हुआ होता है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी होती है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो अगर हम उस कानूनी ड्राफ्ट से सारी भावनाएं, सारा दर्द और सारा मानवीय पहलू निचोड़कर बाहर निकाल देंगे तो जज को ये कैसे समझ आएगा कि उस व्यक्ति के साथ कितना भयानक गलत हुआ है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। क्या न्याय अंधा होने के साथ साथ पूरी तरह से भावनाहीन भी है? अगर हम ड्राफ्ट को इतना मशीनी बना देंगे तो क्या पीड़ित की आधी सच्चाई तो कागज पर आने से पहले ही मरने जाएगी? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और हर वो व्यक्ति जो पहली बार अदालत का रुख करता है ना, वो इसी द्वंद्व से गुजरता है। ये सोचना बहुत आसान है कि अगर हम जज को अपना दर्द महसूस करा पाएंगे तो हमें जल्दी न्याय मिलेगा। लेकिन न्यायपालिका का ढांचा भावनाओं पर नहीं बल्कि साक्ष्यों, तथ्यों और अधिकारों के हनन पर काम करता है। लेकिन दर्द का क्या? इसे इस नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। एक जज को दिन भर में दर्जनों, कभी-कभी सैकड़ों मामले सुनने होते हैं। बाप रे, सैकड़ों मामले? हाँ, और हर व्यक्ति जो उस अदालत में आता है वो किसी न किसी रूप में भावनात्मक रूप से आहत ही होता है। हर किसी की अपनी एक दर्द भरी कहानी है। तो अगर हर कोई अपनी भावनाओं को ड्राफ्ट में लिखने लगे तो क्या होगा? तो पूरा कानूनी ढांचा चरमरा जाएगा। अगर कोई ड्राफ्ट इस तरह लिखा जाए कि मैं पूरी रात रोता रहा, मेरे दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंची है, या उस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब तो लोग अक्सर कहते ही हैं। हाँ, और ये पढ़ने में बहुत असरदार लग सकता है, लेकिन ये मुख्य कानूनी मुद्दे को धुंधला कर देता है। जज को ये नहीं जानना कि किसी को बुरा कितना लगा। अच्छा। जज को ये जानना है कि किस अनुबंध का उल्लंघन हुआ, किस तारीख को हुआ और कानून की किस धारा के तहत वो एक अपराध है। जज एक तरह से ना एक चेकलिस्ट लेकर बैठा है। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट था? क्या वो टूटा? क्या उससे कोई वित्तीय नुकसान हुआ? भावनाओं का शोर उस चेकलिस्ट को छुपा देता है। ये तो हमारी उसी मेडिकल डायग्नोसिस वाली एनोलॉजी पर वापस जाने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। मतलब जब कोई टूटी हुई हड्डी लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ये नहीं पूछता कि गिरते वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था या आप उस वक्त कितने दुखी थे। सही कहा। वो सिर्फ एक्सरे देखता है। उसी तरह जज भी भावनाओं का नहीं बल्कि कानूनी चोट का एक्सरे देखना चाहता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका इसे समझने का। वो कानूनी चोट ही कॉज ऑफ एक्शन है और उसे साबित करने वाले तथ्य ही वो एक्सरे हैं। भावनाओं को हटाना केस को कमजोर करना नहीं है, बल्कि उस केस पर जमी हुई धूल को साफ करना है ताकि उसकी धार सीधे निशाने पर लगे। एक वकील मुवक्किल की भावनाओं को खारिज नहीं कर रहा होता, वो बस उन भावनाओं का अनुवाद एक ऐसी भाषा में कर रहा होता है जिसे अदालत समझती है। ये अनुवाद की प्रक्रिया वाकई में एक कला है। तो अब तक के सफर को देखें तो अदालत को ये बता दिया गया है कि क्या हुआ था, किस क्रम में हुआ था, कौन सा कानून तोड़ा गया, और ये सब बिना किसी भावनात्मक ड्रामे के बिल्कुल सटीक तरीके से किया गया। एकदम सही। लेकिन इसके बाद ना स्रोत एक ऐसे अंतिम प्रहार की बात करता है जिसके बिना ये सारी मेहनत, ये सारी स्पष्टता पूरी तरह से बेकार साबित हो सकती है। हाँ, यहाँ बात आ रही है रिलीफ क्लॉज है या प्रार्थना की। किसी भी कानूनी ड्राफ्ट का ये सबसे निर्णायक हिस्सा होता है जो अक्सर ड्राफ्ट के बिल्कुल अंत में होता है।
अगर मैं इसे एक और एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में जाए। अच्छा। हाँ, वो वेटर को बुलाए और बहुत ही विस्तार से पूरे कालक्रम के अनुसार समझाए कि वो सुबह से भूखा है, उसे कितनी जोरों की भूख लगी है, उसके पेट में कैसे दर्द हो रहा है। पूरी कहानी बता दे। हाँ, लेकिन वो वेटर को ये बताना ही भूल जाए कि उसे कौन सी डिश खानी है। मतलब वो मेन्यू से कुछ ऑर्डर ही ना करे। हाँ, ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। अदालत भी बिल्कुल उसी रेस्टोरेंट की तरह काम करती है, एक वेंडिंग मशीन की तरह। वेंडिंग मशीन। हाँ, अदालत कोई ऐसी जादुई संस्था नहीं है जो आसमान से न्याय बरसा देगी। वो एक मशीन है जिसमें आप जो बटन दबाएंगे वही बाहर आएगा। अच्छा। अगर कोई अदालत में जाकर अपनी पूरी कहानी सुना देता है, अपने सारे सबूत पेश कर देता है, लेकिन अंत में ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखता कि उसे अदालत से चाहिए क्या, मतलब कि उसे पैसे चाहिए या कुछ और। बिल्कुल, क्या उसे मुआवजा चाहिए, क्या वो सामने वाले व्यक्ति के किसी काम को रुकवाना चाहता है, या उसे किसी संपत्ति का कब्जा वापस चाहिए, अगर ये नहीं बताया तो अदालत उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये बहुत ही अजीब लेकिन तार्किक स्थिति है। मतलब अदालत खुद से ये तय नहीं करेगी कि अरे इस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हुआ है, चलो उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा दे देते हैं। बिल्कुल नहीं, जब तक कि उस व्यक्ति ने खुद 10 लाख रुपए मांगे न हो। एकदम सही। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि ये मांग स्पष्ट नहीं होगी तो न्यायालय उचित आदेश पारित करने में पूरी तरह असमर्थ हो सकता है। बाप रे। अदालत अपनी मर्जी से वादी को कोई ऐसी राहत नहीं दे सकती जो उसने अपने ड्राफ्ट में मांगी ही ना हो। इसीलिए कई बार हम सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं अदालत ने मान लिया कि हम सही थे, फैसला हमारे पक्ष में आया, लेकिन हमें वो नहीं मिला जो हम असल में चाहते थे। हाँ, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनके ड्राफ्ट के रिलीफ क्लॉज में वो मांग स्पष्ट रूप से लिखी नहीं गई थी। तो एक वकील को न सिर्फ कहानी लिखनी होती है, बल्कि अंत में उस कहानी का मनचाहा निष्कर्ष भी अदालत के सामने एक मांग के रूप में रखना होता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया का एक अंतिम लेकिन शायद सबसे ज्यादा जोखिम भरा चरण होता है सत्यापन, यानी वेरिफिकेशन। बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। स्रोत के अनुसार जब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो अंत में वादी को अपने हस्ताक्षर करके एक सत्यापन देना होता है। अब मेरा एक सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कागजी कार्यवाही है? कैसा मतलब? जैसे हम किसी ऐप को डाउनलोड करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस पर बिना पढ़े टिक कर देते हैं ना जी। क्या ये वैसी ही कोई औपचारिकता है? अरे नहीं, ये कोई साधारण औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये कानूनी जवाबदेही का सबसे बड़ा पल है। अच्छा। जब कोई वादी उस ड्राफ्ट के नीचे हस्ताक्षर करके उसे वेरीफाई करता है तो वो अदालत की आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा होता है कि इस दस्तावेज में जो कुछ भी लिखा है वो मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार 100% सत्य है। इसी एक हस्ताक्षर के बाद वो कागज का टुकड़ा एक सामान्य ड्राफ्ट से बदलकर एक आधिकारिक और शक्तिशाली कानूनी दस्तावेज बन जाता है। और ओह, अगर बाद में अदालत में ये साबित हो जाए कि उस ड्राफ्ट में लिखी गई बातें झूठी थीं या तथ्यों को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया था, तब उस हस्ताक्षर का क्या मतलब रह जाता है? तब वो हस्ताक्षर एक फंदा बन सकता है। फंदा? जी हाँ। अगर ये साबित हो जाए कि वादी ने जानबूझकर झूठ बोला है तो अदालत में झूठे तथ्य प्रस्तुत करने के लिए उस पर पर्जरी यानी झूठी गवाही या अदालत को गुमराह करने का आपराधिक मुकदमा चल सकता है। ओह, मतलब उल्टा उसी पे केस हो जाएगा। बिल्कुल। उसे जुर्माना या जेल भी हो सकती है। इसीलिए यह सत्यापन वादी के लिए एक ढाल भी है जो उसके केस को प्रामाणिकता देता है और एक बहुत बड़ा जोखिम भी है। बहुत बड़ी बात है ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लोग हवाई या झूठे दावों के साथ अदालत का समय बर्बाद न करें। यह सुनिश्चित करता है कि जो भी व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटाए वो अपनी कही गई हर बात की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। तो चलिए इस पूरी गहरी यात्रा को एक बार समेटते हैं। मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के इस स्रोत ने हमें ये समझने में मदद की है कि एक केस केवल कोर्टरूम की बहस से नहीं जीता जाता। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है तथ्यों के एक बड़े ढेर में से, उस एक असली चिंगारी को ढूंढने से, यानी कॉज ऑफ एक्शन। फिर उस चिंगारी को सही दरवाजे तक ले जाना, यानी सही जुरिस्डिक्शन चुनना, ताकि सिस्टम उसे खारिज ना कर दे। सही बात है। उसके बाद अपनी सारी इंसानी भावनाओं और गुस्से को किनारे रखकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक स्पष्ट क्रोनोलॉजिकल कहानी लिखना और सही कानूनों का चुनाव करना जी। और अंत में अदालत से बिना किसी झिझक के अपनी स्पष्ट रिलीफ यानी राहत मांगना
और उस पूरी कहानी की सच्चाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना, वेरिफिकेशन के जरिए। ये अंत एक मजबूत और अभेद्य किला बनाने जैसी प्रक्रिया है। हर एक ईंट अपनी सही जगह पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर भी है जिसे स्रोत ने अपनी चर्चा के अंत में छोड़ दिया है। हाँ, वो आखिरी सवाल। मनीष शुक्ला जी और अमन बाजपेयी जी ने अंत में एक सवाल उठाया है कि क्या केवल एक बेहतरीन त्रुटिहीन ड्राफ्ट बना लेना ही केस जीतने की गारंटी है? और उसका सीधा सा जवाब है नहीं। ये ड्राफ्टिंग तो बस शुरुआत है। ये केवल युद्ध के मैदान का नक्शा है। स्रोत इशारा करता है कि बेहतरीन ड्राफ्टिंग के बाद शुरू होता है कोर्टरूम के अंदर का वो रोमांचक चरण, जिरह, गवाहों से सवाल जवाब। हाँ, असली एक्शन। बिल्कुल। और वो रणनीतिक बहस जो पल भर में पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। तलवारें तो असली में कोर्टरूम में ही चलेंगी। बिल्कुल। और वो कोर्टरूम की रणनीति अपने आप में एक अलग और विशाल विषय है। लेकिन आज की इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत के उस बिंदु ने मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है, जहां हमने भावनाओं को ड्राफ्ट से बाहर निकालने की बात की थी। वो बिंदु जहां हमने कहा था कि केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण तथ्य ही मायने रखते हैं। हाँ, मतलब अगर एक आदर्श कानूनी दस्तावेज वो है जिसमें मानवीय भावनाएं शून्य हों, जहां किसी के आंसू, किसी के डर या किसी के रातों की नींद उड़ जाने की कोई जगह ना हो, और जहां केवल ठंडे निष्पक्ष तथ्य ही ये तय करते हों कि कौन सही है और कौन गलत। जी। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारा पूरा न्याय तंत्र असल में मानवीय संवेदनाओं पर कितना आधारित है और गणितीय सूत्रों या तर्कों पर कितना। ये एक ऐसा द्वंद्व है जिसका सामना हर कानूनी पेशेवर को करना पड़ता है। क्या कानून की नज़र में सच्चाई और इंसानी दर्द दो बिल्कुल अलग चीजें हैं? क्या न्याय की देवी की आंखों पर बंधी वो पट्टी सिर्फ निष्पक्षता का प्रतीक है या वो इस बात का भी प्रतीक है कि कानून को इंसानी भावनाओं से पूरी तरह अंधा होना ही पड़ता है ताकि वो अपना काम कर सके? बहुत गहरा सवाल है। अगर न्याय प्रणाली भावनाओं को देखने लगेगी तो शायद वो कभी कोई फैसला ही न सुना पाए। लेकिन साथ ही ये सवाल भी हमेशा बना रहेगा कि क्या बिना भावनाओं को समझे दिया गया न्याय पूरी तरह से न्याय है? वाकई सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जिसे आज हम यहीं छोड़ते हैं। स्रोत के इस विश्लेषण ने निश्चित रूप से अदालत की उस अदृश्य दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया है।